इतिहास का जब निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा तो गांधी ईसा और बौद्ध की श्रेणी में जाके खड़े थे, क्योंकि वो पहला प्रयास नहीं था। गांधी जी की हत्या का पहले भी प्रयास किया जा चुका था। उसी पहले 20 जनवरी को उनकी बम फेंका गया। हे राम या जय श्री राम। सुभाष जी थोड़े एक्सट्रीम थे, इसलिए अम्बेडकर कहीं कहीं दलित मामले में ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने साथियों, आज हम आए हैं मुखर्जी नगर, जो यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना जाता है। भारत में इसका एक अपना महत्व है। आज हम बात कर रहे हैं, क्या नाम हुआ सर? विनय। कहाँ के हैं सर आप? इंडिया, राजस्थान से। आज ये 30 जनवरी है। आज के ही दिन गांधी जी को 3 गोली मारी गई थी और उनका बलिदान हो गया था। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी जी की हत्या को जो देखना है, वो कहीं न कहीं एक पिता तुल्य जो व्यक्ति था इस देश का, उसको गोलियों से जो छलनी किया गया था। मुझे स्टेटमेंट याद आता है माउंटबेटन का, जिन्होंने गांधी जी की हत्या पर जो शब्द कहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो पूर्व गवर्नर थे, उस टाइम तत्कालीन साहब गवर्नर जो थे, उनका स्टेटमेंट याद आता है कि वो कहते हैं कि गांधी इतिहास का जब निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा तो गांधी ईसा और बौद्ध की श्रेणी में जाके खड़े थे। उनका स्टेटमेंट है ये। और वो कहते हैं कि ऐसा तो नरबख्शी जो कबीले होते हैं उनमें भी नहीं होता जो अपने पिता तुल्य व्यक्ति को, जिन्होंने इस देश में कहीं कहीं आज़ादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो इस देश की आत्मा में कहीं न कहीं मूल एक व्यक्ति में बसे हुए हैं, उन नरबख्शी कबीलों में भी ऐसा नहीं होता होगा जो अपने पिता तुल्य व्यक्ति की इस तरह हत्या कर दे। और अफसोस की बात यह है कि उनको कोई अफसोस हो, हथियार उठाना वो जानते थे। जिस आइडियोलॉजी या जिस व्यक्ति या जिस की प्लानिंग से वो जो सब हुआ था, जो गांधी जी की हत्या हुई थी, क्योंकि वो पहला प्रयास नहीं था। गांधी जी की हत्या का पहले भी प्रयास किया जा चुका था। उसी पहले 20 जनवरी को उनकी बम फेंका गया था विष्णु गोडगिल द्वारा। मतलब जो भी था, तो वो कोई पहला प्रयास नहीं था, वो नियोजित हत्या थी। तो जो वो हत्या थी, वो जिस भी जिसने प्लानिंग की या जिसका भी वो था, जो बाद में साक्ष्यों के अभाव में बरी हुए हैं या साक्ष्यों का उनके अभाव का उनको बेनिफिट मिला है, तो आप ये मानिए कि ऐसा कहीं नहीं हुआ। भारत में क्या चलेगा, आरएसएस आइडियोलॉजी या गांधी आइडियोलॉजी? भारत की आत्मा में तो गांधी आइडियोलॉजी बसी थी, लेकिन जिस तरह की आज जो देश में चल रहा है कि कहीं कहीं आरएसएस के जो मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब काम है। लेकिन उसमें भी एक सोचने लायक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी आज भले ही सत्ता में है, बढ़िया बहुमत से है, लेकिन 38% वोट ही उसके पास में मिलता है। 62% आज भी उसके खिलाफ में वोट। तो एक यहाँ की व्यवस्था है कि जो बहुमत पा लेता है या वो, लेकिन वोटिंग शेयरिंग या जो वोटिंग परसेंट आज भी कहीं जनमत इसके खिलाफ नहीं है। आइडियोलॉजी फिर हिंदुस्तान की तो पहचान ही गांधी से है। आज गांधी ये मानिए कि आप गांधी को इस देश में ही नहीं, गांधी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरा मानते हैं। आप चाहे नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, चाहे अमेरिका में भी मार्टिन लूथर किंग को देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि गांधी यहीं बसा है। गांधी को मुझे लग रहा है कि पूरे विश्व के जनमन में जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, सब गांधी को कहीं कहीं एक अलग ही दिशा से सोच के देखते हैं। गांधी की जो ताकत थी वो एक छड़ीदारी, एक कमजोर बुजुर्ग आदमी, उसकी ताकत ये थी कि जब वो साउथ में था तो साउथ में वो जो विभाजन के दंगे थे वो बिल्कुल नहीं। फिर साउथ से वो जो जो ऊपर आता हुआ वो लपटें, आग की लपटें घुसती हुई चली आई। और जब वो दिल्ली में आके पहुंचा तो पुराने किले में कुछ लोग छिपे हुए, तो उन्होंने कहा था कि वन मैन आर्मी है, अब हम बच जाएंगे। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में क्या आप मानते हैं कि गांधी की आगे भी प्राथमिकता बनी रहेगी? आज मैं बताऊं आपको, संप्रदायवाद के खिलाफ में अगर आज भी कोई हिंदुस्तान में खड़ा है तो वो गांधी की आइडियोलॉजी खड़ी है। आज चाहे जातिवाद हो, चाहे किसी भी बंटवारे में हो, लोकतंत्र के लिए हो, या इवन कहीं के लिए भी आप देखोगे तो हिंदुस्तान को कहीं कहीं, अगर पूरे विश्व में एक अनोखा देश है जो वेस्टफेलिया की संधि के बाद में यूरोप में तो वन भाषा वन नेशन बन रहे थे, लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसमें कई भाषाओं का जोड़ है, इसमें कई अलग अलग समुदायों का, कई जातियों का, कई सभी तरह के चीज़ों का ये जोड़ है। और जिसके लिए कहा जाता था, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा कि भाई हिंदुस्तान को अगर मान लीजिए देश बनाए रखने के लिए अगर चाहिए
तो या तो जर्मन फौज चाहिए या फिर इंग्लिश अधिकारी चाहिए। तो उन सब के अलावा अगर ये देश आज खड़ा हुआ है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आज तीसरी महाशक्ति बन रहा है, तो उसमें कहीं ना गांधी की आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा है। हे राम या जय श्री राम? हे राम और जय श्री राम तो अपना अपनी आइडियोलॉजी है। मैं तो कहूँगा सीताराम सिया राम चल, माताओं को करनी चाहिए। राम से ज़्यादा दुख का सिया नहीं पाया। सुभाष चंद्र बोस की हिंसा वाली नीति और गांधी की अहिंसक नीति। देखिए सुभाष जी का एक अलग, दोनों का अलग लेवल था। 1939 के पहले तक सुभाष जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, त्रिपुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद में गांधी जी का मामला था। सुभाष जी थोड़े एक्सट्रीम थे, उनका नेतृत्व जो करने की क्षमता थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन वो एक्सट्रीम मतलब कहीं कहीं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए चलो सेकंड वर्ल्ड वार में हम सुभाष जी की नीतियों पर ही चले जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, उन्होंने फासिस्ट शक्तियों से यानी जापान के सहयोग से उन्होंने भारत को आज़ाद कराने, फासिस्ट ताकतें थी वो, और कहीं कहीं लोकतंत्र के खिलाफ में ही वो झगड़ा था। तो आप यूँ मानो कि जापान ने जब मंचूरिया पर अतिक्रमण कर रखा था, दक्षिण कोरिया के साथ में क्या हुआ था, दक्षिण कोरिया की मूर्तियों का प्रकरण भी आया। आपने कई बलात्कार उनकी सेनाएं करती थी। इस तरह की उनकी सेना का जो रवैया था, हमारे खुद के आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक इम्फाल जो उसमें आए थे, इम्फाल युद्ध में, उसमें उन सैनिकों से पॉलिश वगैरह करवाई गई। तो उनकी एक आइडियोलॉजी अलग थी। अगर मान लीजिए सेकंड वर्ल्ड वार कहीं कहीं ये वर्ग जीत जाता और मान लीजिए हिंदुस्तान उनके कब्जे में आ जाता, तो फिर क्या हिंदुस्तान आज़ाद होता? गांधी दलितों के लिए उत्थान का कार्य कर रहे हैं, फिर भी अम्बेडकर उनके खिलाफ। देखो मैं बताऊँ आपको क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस गांधी में और अम्बेडकर में तो एक दो चीज़ है। अम्बेडकर ने तो वो सब सह के अम्बेडकर खड़े हुए, जो दलितों की बात कर रहे हो, तो आप जो दलित समाज के साथ में क्या होता है वो सब सहकर तो अम्बेडकर खड़े हुए। गांधी ने उसको सिर्फ किताबों में पढ़कर या उसे देखकर महसूस किया। तो दोनों की आइडियोलॉजी में यही डिफरेंट है। इसलिए अम्बेडकर कहीं कहीं दलित मामले में ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सहा है, स्कूल के बाहर बैठ के वो पढ़े, उन्होंने जो वर्षों से वो और होना भी चाहिए डिफरेंट। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि देखो एक किसी भी आइडियोलॉजी, हमें आपकी भी अच्छी बात है, हमारी भी अच्छी बात है, और भी लोगों की अच्छी बात है, उनसे मिलकर ही तो देश बनता है। तो देश किसी एक अच्छाई से या एक बुराई से नहीं बनता, सबसे मिलकर अच्छा बनता है। बहुत बड़ी संस्था है और उन सबसे मिलकर बनता है। अम्बेडकर और गांधी रही बात, दोनों ने दलित उत्थान के काम किए। और भी बहुत लोग हैं, ज्योतिबा फुले, पेरियार कर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी मतलब बहुत, आप ये नहीं है कि दलितों को उत्थान के लिए कोई यहीं से झगड़ा हुआ है। दलितों को उत्थान के लिए लगातार एक पैरेलल एक धारा चली हुई आ रही है। आज भी उसका विरोध हो रहा है, आज भी बुद्ध से भी पहले से चली आ रही है, मतलब सभी हर वक्त से ही एक धारा चली हुई आ रही है। ये अलग बात है, उनको वो मान्यताएं नहीं मिली। ये थे हमारे साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए विनय मीना विनय मीना साहब, जो गांधी जी के ऊपर काफ़ी खुलकर बात कर रहे हैं।